हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से जम के कर रहे होंगे। सबसे पहले बाबू आप लोग ये बताइए कि आप सभी कैसे हैं। क्या आप सभी बच्चों के पास मेरा जो वॉइस है वो सही सही जा रहा है और वीडियो की क्वालिटी कैसी है, एक बार आप लोग कंफर्म करिए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। आज की क्लास में बच्चों हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम क्या है, वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाश की, इसका थ्योरी तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज बारी है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का और आज हम लोग करेंगे इस चैप्टर का 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसी में से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसी वीडियो से पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। जैसे बाबू हमने आपको अपने बारे में बता रखा है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है, शायद मैं निकल गया हूं दिल्ली के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड करके गए हैं। हर दिन के लिए क्लास में रिकॉर्ड करके गया हूं ताकि आपकी पढ़ाई में कुछ बाधा ना हो, ठीक है। जैसे हम आप सभी बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसी प्रकार से जो आपने फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अपने लक्ष्य को रखा हुआ है कि हमारा फाइनल बोर्ड परीक्षा में इतना परसेंट लाना है, मुझे इतना परसेंट चाहिए, मुझे 95 चाहिए, मुझे 90% चाहिए, कितने सारे बच्चों का होता है 70 चाहिए, मुझे 80% चाहिए। तो बाबू जो आपने अपने मन में लक्ष्य को रखा है उसी हिसाब से आपको स्मार्ट स्टडी करना है, हार्ड वर्क करना है, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या आप सभी बच्चे आज की क्लास के लिए रेडी हैं, एक बार बता दीजिए। और ये एक मोटिवेशन है कि हमारा तबीयत खराब होते हुए भी हम आपको क्लास रेगुलर करवा रहे हैं, आपके लिए क्लास रिकॉर्डेड करके जा रहे हैं, ताकि जितने भी मेरा परिवार है, हमारा परिवार 6 लाख का है बाबू, और इस 6 लाख ये काउंट नहीं है, ये हम सभी बच्चों का परिवार है और इस परिवार को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका भी बाबू कर्तव्य बनता है कि आप भी हमारे परिवार को, अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास फैलाइए। तो क्या सभी बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्त के पास फैलाएंगे कि नहीं, फटाफट से बता दीजिए। तो चलिए, जितने भी सारे बच्चे हैं चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, फटाफट से क्या करिए बच्चों, चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल नोटिफिकेशन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो ये नंबर नोट कीजिए 9135742024, ठीक है। आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी रुपया नहीं लगता है। तो चलिए बाबू हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और आज पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 10 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और जितने भी सारे बच्चे हैं, अगर आप लोग पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि हमारा पढ़ाई तो फ्री में रहता है, जो भी हमारा सोर्स ऑफ इनकम है इसी पीडीएफ नोट से। कोई कभी कभी बच्चा कोई एक ले लिया, कोई दो ले लिया, तो यही मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, इसी से मैं पैसा कमाता हूं। बाकी यूट्यूब 10,000 15,000 पर बाबू मुझे 150 रुपया 100 रुपया देता है, तो उससे कुछ नहीं होगा, उससे हमारा बिजली बिल ही चलता है, रूम रेंट ही चलता है, तो यूट्यूब का कमाई का छोड़ ही दीजिए। तो बाबू यहाँ पे जितने भी सारे बच्चे हैं एप्लीकेशन पे कोर्स नहीं लिए हैं तो जाके ले लीजिए, 399 में मिल रहा है, नहीं तो ये मेरा नंबर है 6299248935, आप इस पे संपर्क कर लीजिए। तो चलिए बाबू हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं इस चैप्टर का। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू कि विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है। तो बाबू विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है, जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश हमारी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो हमने आपको क्या बताया कि जो प्रकाश होता है, जिससे भी प्रकाश निकलता है वो क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश होता है ना। अध्रुवित प्रकाश का मतलब क्या, वो चारों दिशाओं में कंपन करते हुए चलता है ना। बाबू जितने भी चीजों से प्रकाश निकलता है वो प्रकाश क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश होता है, चारों दिशाओं में कंपन करते हुए चलता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, पोलेरोइड लगाते हैं। तो अगर हम इसके सामने क्या करेंगे बच्चों, पोलेरोइड लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, समतल ध्रुवित हो जाएगा और इससे जो प्रकाश किरणें गुजरेंगी क्या होगी, ऐसे समतल ध्रुवित होकर गुजरेंगे। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किसके द्वारा किया जा सकता है, तो पोलेरोइड के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। आगे बढ़िए कि प्रकाश की किरण के तीखे कोट पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, यह भी हमने आपको पढ़ा रखा है। बाबू विवर्तन की घटना हमने पढ़ाया था कि जब प्रकाश के रास्ते में कोई छोटा सा कण आ जाता है तो प्रकाश का कण क्या होता है, किनारों से घूम जाता है और इसी घूमने की घटना को ही हम लोग विवर्तन कहते हैं। जैसे हमने एक अच्छा सा एग्जांपल दिया कि सूर्य क्या है, सूर्य बहुत बड़ा है, उससे जब प्रकाश की किरणें निकलती है तो उसके सामने एक छोटा सा बादल आता है, तो
प्रकाश क्या होता है, बादल के किनारों से मुड़ जाता है और वो प्रकाश का पथ हमको दिखलाई देने लगता है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश किरण के तीखी कोट पर मुड़ने की घटना क्या कहलाएगी, तो मुड़ने की घटना ही कहलाती है बच्चों विवर्तन। यानी बी ऑप्शन जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किस प्रकाश तरंग के सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है, किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है। तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत से हमने क्या कहा बाबू, परिवर्तन को समझा जा सकता है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन को समझा जा सकता है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत से विवर्तन को समझा जा सकता है, लेकिन प्रकाश के तरंग सिद्धांत से हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव को नहीं समझ सकते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है कि जब भी किसी धातुए सतह पर प्रकाश पड़ता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, जिसे हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ाएंगे, अगला चैप्टर है वो आपको 100% समझ में आएगा, लेकिन इसको नहीं समझ सकते हैं। अगला कि ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं, तो बाबू ध्रुवित प्रकाश। जितने भी जैसे प्रकाश निकलती है जितने भी चीजों से, वो प्रकाश क्या होती है, अध्रुवित प्रकाश होती है, जो चारों दिशाओं में कंपन करते हुए आती है। इस दिशा में भी कंपन करेगा, इस दिशा में भी कंपन करेगा, इस दिशा में भी कंपन करेगा, इस दिशा में, यानी चारों दिशाओं में कंपन करते हुए आती है। लेकिन जब हम लोग निकेल का प्रिज्म लगा देंगे बाबू, तो क्या होगा, ये समतल ध्रुवित हो जाएगा। तो यहां पे याद रखना है कि ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, है ना, किसका प्रयोग किया जाता है, तो बाबू याद रखना है कि हमारा, याद रखिएगा, निकेल प्रिज्म का, क्योंकि ध्रुवित प्रकाश बाबू उत्पन्न करने के लिए निकेल प्रिज्म का हम प्रयोग करेंगे। आगे बढ़िए, कि एक ऐसी घटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई भी तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। बता दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको हमने बिल्कुल डिटेल में बच्चों आपको पढ़ा रखा है। आवाज क्लियर है, ठीक है बाबू। यहां देखिए क्वेश्चन है आपके सामने कि एक ऐसी घटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है। बाबू हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत हमने आपको पढ़ाया है, हाइगेंस के सिद्धांत को हमने पढ़ाया है। तो हाइगेंस ने बाबू प्रकाश का अपवर्तन, है ना, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन और विवर्तन, व्यतिकरण की घटना क्या मान के किया था, आप बताइए। तो बाबू ध्यान में रखना है कि जो हाइगेंस थे, प्रकाश को क्या मानते थे, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग मानते थे। क्या मानते थे, अनुदैर्ध्य तरंग मानते थे। और अनुदैर्ध्य तरंग मान के ही हाइगेंस ने अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन की घटना की। लेकिन इन्होंने क्या किया, अनुदैर्ध्य मान के ही 1990 में, अनुदैर्ध्य मान के ही 1990 में इन्होंने क्या किया बाबू, कि ध्रुवण की घटना की व्याख्या की। क्या मान के किया बाबू, ध्यान में रखना है, ध्रुवण की घटना की व्याख्या की। क्या मान के, तो बाबू याद रखना है कि अनुदैर्ध्य तरंग मान के इन्होंने क्या किया, 1990 में ध्रुवण की घटना की क्या किया बाबू, व्याख्या किया। लेकिन ये इसमें पूरी तरह से असफल रहे, क्योंकि बाबू अनुदैर्ध्य मान के इन्होंने प्रकाश के तरंग को किया था और अनुदैर्ध्य तरंग से ध्रुवण की क्रिया हो गई नहीं। फिर इनसे 140 साल बाद, 140 वर्ष बाद एक वैज्ञानिक आए, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, फ्रेनल, है ना, फ्रेनल। ठीक है, फ्रेनल ने क्या किया प्यारे बच्चों, 140 बाद क्या किया, उन्होंने ध्रुवण की घटना की खोज की। और ये ध्रुवण की घटना की खोज किसके दम पे की प्यारे बच्चों, प्रकाश को क्या मान के किया, तो आपको ध्यान रखना है, प्रकाश को क्या माना, तो याद रखना है अनुप्रस्थ तरंग माना। और अनुप्रस्थ तरंग मान के इन्होंने प्रकाश के ध्रुवण की क्या की बाबू, व्याख्या की और खोज किया। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा एक ऐसी घटना जो यह प्रदर्शित करती है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, तो प्रकाश तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, इसकी प्रायोगिक पुष्टि कौन करता है, ध्रुवण की घटना करता है। क्योंकि ध्रुवण की घटना की जब व्याख्या हाइगेंस ने 1990 में अनुदैर्ध्य तरंग मान के किया था, तो वो उसमें पूरा का पूरा असफल रहे। लेकिन 140 साल बाद एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या था, फ्रेनल, उन्होंने क्या किया कि प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग मान के उन्होंने क्या किया बाबू, कि ध्रुवण की घटना की व्याख्या की, तो उसमें सफल रहे। तो क्वेश्चन का क्या होगा, एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई भी तरंग क्या है, अनुप्रस्थ है, वो क्या है, ध्रुवण की घटना से ही पता चलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको बहुत सारे बच्चों को यह समझ में नहीं आता होगा कि अनुप्रस्थ तरंग क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या है। तो हमने लेक्चर में करा रखा है कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, जिसमें तरंग संचरण की दिशा, कोई माध्यम का कण क्या होता है, तरंग संचरण के दिशा के लंबवत कंपन करते हुए चलता है। ये क्या है, हमारा तरंग संचरण की दिशा है। तो कोई प्रकाश का कण या क्या करता है बाबू, तरंग, यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे
तरंग संचरण के लंबवत ऐसे कंपन करते हुए चलता है, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और जो बाबू उसके समानांतर चलता है उसे हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, तो यह आप लोग याद रखिएगा। अगला, लेजर की क्रिया के लिए आवश्यक है, तो लेजर की क्रिया के लिए क्या आवश्यक है एक बार बता दीजिए। तो लेजर की क्रिया के लिए हमने आपको बता रखा है कि संख्या परिवर्तन बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, तो संख्या परिवर्तन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि निम्नलिखित में से किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है? किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है? तो बाबू किसको हम लोग ध्रुवित नहीं कर सकते हैं? तो जो वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होगा उसको हम लोग ध्रुवित कैसे करेंगे? तो बाबू आपको पता है कि जो ध्वनि तरंगे होती है या वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है, नहीं होती है, क्योंकि ध्वनि तरंगों को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए बाबू माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये एक वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बाबू एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, तो ध्वनि तरंगों को एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जितने भी वैद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बाबू हमसे क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है? तो जो हमारा ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग क्या होता है बाबू? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होते हैं। ध्वनि तरंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता बाबू क्या पड़ेगी इसमें, इसलिए इसको ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। बाकी रेडियो तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इसको संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन ध्वनि तरंगों को पड़ेगी, इसीलिए इसे ध्रुवीकृत नहीं कर पाएंगे हम लोग, और ये 2025 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंग होती है। बाबू हमने आपको अभी बताया है कि हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों को क्या माना है, एक बार कॉमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। एक बार सभी बच्चे कॉमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों को क्या माना। तो हमने क्या कहा कि हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों को यांत्रिक अनुदैर्ध्य माना। अनुदैर्ध्य मान के ही इन्होंने ध्रुवण की घटना की खोज की, कब? 1990 में। लेकिन ये क्या हो गया, व्याख्या किए, ये असफल हुए। फिर 140 साल बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था, फ्रेनल साहब, और फ्रेनल ने ये गलती नहीं की। फ्रेनल ने प्रकाश को क्या माना, अनुप्रस्थ तरंग माना, और अनुप्रस्थ तरंग मान के उन्होंने क्या किया, ध्रुवण की घटना का व्याख्या किया, उसमें वो सफल भी हो गए। इसीलिए प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। इसकी पुष्टि कौन करता है? विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण। तो आप क्या किएगा, ध्रुवण करता है। और वही क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, इसका पुष्टि कौन करता है? तो ध्रुवण की क्रिया करता है, और ध्रुवण ही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला, कि इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है। तो इंद्रधनुष किसके कारण होता है? अपवर्तन होता है, और परावर्तन होता है, और वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीय इंद्रधनुष, ये सारा हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। यानी इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है किसका? तो अपवर्तन, परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण का। यानी बच्चों हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए कि प्रकाश के कड़िक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रकाश के कड़िक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। जल्दी जल्दी एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर लगाइए सभी बच्चे, और एक बार दिल से वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रकाश के कड़िक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो प्रकाश के कड़िक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो क्या कहिएगा, हाइगेंस। हाइगेंस ने क्या किया? तो बाबू हाइगेंस ने द्वितीय तरंगिकाओं का अवधारणा दिया था, तो ये गलत आंसर है। फ्रेनल ने बाबू ध्रुवण की घटना की खोज की, ये हमने आपको बता रखा है। मैक्सवेल ने यह पता लगाया कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है, लेकिन इसमें भी प्रायोगिक पुष्टि किया था हर्ट्ज ने। तो बाबू देखिए इतना डिटेल में, इतना अच्छी तरीके से आपका हर एक ऑप्शन भी हम बाबू क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। फिर भी बहुत सारे ऐसे जो निगेटिव होते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, बहुत सारे नहीं, 1000 में से एक बच्चा आके क्या करेगा, निगेटिव कमेंट कर देगा। जबकि हम इतना मेहनत से, इतना दिल लगा के एक एक क्वेश्चन पे इतना अच्छा से स्टडी करके आते हैं, ताकि हम किस प्रकार से पढ़ाएं, ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट है, बिहार के जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चों को एकदम अच्छी तरीके से समझ में आए, इतना हम ज्यादा मेहनत करते हैं। तभी आपसे हम बोलते हैं कि आप और जगह का भी क्वेश्चन पढ़ के देखिएगा, और आप मेरे पास भी एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखिएगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पे आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा है। और जहां पे आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए बच्चों, वहीं पे आपको तैयारी करना चाहिए। तो आप एक बार कंपेयर जरूर करिएगा। हम आपसे बोलेंगे अदर प्लेटफॉर्म पे भी अच्छा पढ़ाई होता है, हम नहीं बोलते कि अदर प्लेटफॉर्म पे खराब पढ़ाई होता है। ठीक है,
ये हम नहीं बोल रहे, लेकिन हम बोल रहे हैं कि आप अदर प्लेटफॉर्म पे भी जाके पढ़िए और मेरे पास भी जाके पढ़िए, और उसके बाद से आप कंपैरिजन करिए कि किसका कॉन्सेप्ट सही है, कौन इजी कॉन्सेप्ट में समझाता है, तो आप मेरा ही नाम लीजिएगा। इतना मैं जानता हूं कि आप मेरा ही नाम लीजिएगा बच्चों, ठीक है। और एक बात आप लोग ये बोलना छोड़ दीजिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बोलते हैं पावर ऑफ आस्क बोर्ड। बाबू पावर मत दिखाइए, पावर ऑफ आप अपने अंदर लाइए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो तलवे चाटते हैं किसी किसी चैनल का, है ना, आके हमारे क्लास में लिखेंगे पावर ऑफ आई, पावर ऑफ फाउ। बाबू ऐसा मत करिए, आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप जिसका पावर दिखाते हैं ना, वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा, करेगा तो ये आस्क बोर्ड करेगा, ठीक है। यही फ्री एजुकेशन देता है यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और पावर दिखाना ही है तो अपने पढ़ाई लिखाई में पावर दिखाइए, और ऐसा पावर दिखाइए कि अपने माँ बाप को सपनों को पूरा करिए, है ना। ऐसा पावर दिखाइए कि आपके माँ बाप के सपनों को आप पूरा करिए। अब ऐसा पावर मत दिखाइए कि जिससे गाली सुने, आप किसी का तलवा चाट रहे हैं। नहीं बाबू, ये सब मत करिए, चाटने वाला काम, तलवा चाटने वाला काम आप बिल्कुल भी मत करिए। आप वही पावर अपने माँ बाप के लिए दिखाइए, जो आपके माँ बाप इतना मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं। दिन भर धूप में काम करके आपके पिताजी आपको फोन दिए हैं और आपसे बोल रहे हैं कि जाके पढ़ाई करो। आप जाके क्या कर रहे हैं, किसी किसी के चैनल पे, चाहे मेरे ही चैनल पे आके लिख रहे हैं पावर ऑफ फाइव। बाबू हमको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप ध्यान रखिएगा। इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिगड़ेगा आपका। तो ये जो पावर आप किसी और के लिए आप दिखा रहे हैं ना, हम चाहते हैं कि ये पावर आप अपने आप रखिए और अपने माँ बाप को सपनों को पूरा कर दीजिए। जो आपके घर का स्थिति है, जिस स्थिति में आप हैं, जिस स्थिति में आप अपनी माँ को देख रहे हैं कि किस स्थिति में मेरी माँ है, मेरी माँ की कीमत क्या है। मेरी माँ दिन भर काम करती है, सोहनी करती है, रोपनी करती है, किसी और के खेतों में काम करती है। क्या आप इसके लिए पावर नहीं ला सकते हैं? क्या ये आपको नजर नहीं आता कि ये पावर क्या है? अरे पावर वहां पे रखिए, अपने दिल में इस पावर को रखिए, और इस माँ के लिए तो ये कर दीजिए कि हाँ वो माँ मेरी दूसरे के यहाँ खेतों में जाके काम कर रही है, चाहे मेरे पिताजी हेल्पराई कर रहे हैं, तो कम से कम उनके लिए वो पावर बचा के रखिए। और तब पावर बदल दीजिए, घर का हालात बदल दीजिए। जो माँ बाप आपके लिए इतना कर रहे हैं उनको घर में बिठा दीजिए। आप इतना काबिल बन जाइए, इतना पैसा कमाइए, इतना दौलत कमाइए कि चार लोगों की हेल्प करिए और अपने माँ बाप को राजा रानी बना के रखिए। ये होता है बाबू असली पावर। ये पावर नहीं होता है कि किसी के चैनल पे गए, कोई टीचर आपको भड़का दिया, आप किसी के चैनल पे गए और चाटने लगे तलवा, पावर ऑफ हाई, पावर ऑफ हाउ, पावर ऑफ हाउ। वो क्या आपको खिला देगा पावर? वो आपको खिला देगा, खाना खिला देगा कि आपके माता पिता को पूछने आता है? कभी आपके माता पिता को बुखार होता है तो कोई पूछने आया है कि तुम्हारे माता पिता को बुखार हुआ है, तो हम तुम्हारे माता पिता को देख लेते हैं? चाहे तुमको कभी कुछ हुआ है तो देखने आएगा कोई? नहीं आएगा बाबू, चाहे हम हो चाहे कोई हो। लेकिन वही पावर आप रखिएगा, इंसानियत अपने अंदर रखिएगा, तो आप अपने घर के हालात को बदलिए। बाबू हम भी बहुत गरीब थे और इस गरीबी से ही उठ के यहाँ पे कम से कम मीडियम लेवल तक हम आए हैं। इसलिए हम आपको भी बोलते हैं कि आप अपने घर के हालातों को बदलिए, देखिए कि आप कहाँ पे हैं, उसको वहां से उठ के आगे बढ़िए और ऊंचा जाइए उससे। और जो आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, पहला मकसद आपका ये होना चाहिए कि आप कामयाब होइए। और जो आपके लिए मेहनत कर रहा है माँ बाप, उसको बैठा दीजिए घर पे राजा रानी की तरह। ठीक, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो पावर वाला बात यहाँ पे हटा दीजिएगा आज के बाद से, ठीक है। पावर आप अपने अंदर क्या करिए बाबू, लाइए वो पावर जिससे आप अपने घर के हालात को बदल सके, अपने माता पिता के हालात को बदल सके, अपने भाई बहन के हालात को बदल सके, ठीक है। तो ये बात आपको कैसी लगी? ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है आपके लिए, हम ये मोटिवेशन दे के जा रहे हैं, है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला कि ध्रुव प्रकाश में, है ना, ध्रुवीय प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवण तल के बीच का कोण कितना होता है? ये भी 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है कि ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवण तल के बीच का कोण होता है। बाबू ये ध्रुवित प्रकाश है, तो ये क्या होता है प्यारा बच्चों? ये होता है हमारा जो समय के साथ आगे बढ़ता है, ये होता है कंपन तल। और ध्रुवण तल क्या होता है बाबू? ये होता है। तो इनके बीच क्या होता है? ये लंब होता है, यानी कितने डिग्री का होगा? तो 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल और ध्रुवल तल के बीच 90 डिग्री का होता है कोण। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाइए कि प्रकाशीय तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? प्रकाशीय तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? तो प्रकाशीय तंतु संचार बाबू आधारित है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे। किस पे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुकती है, अभिलंब से दूर हटती है, सॉरी,
जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता है। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए उसे हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। और जब क्रांति कोण से भी बड़ा हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो पुनः वो किरणें उसी माध्यम में लौट आती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आगे बढ़िए कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा। तो बाबू आपको पता है कि प्रकाश का चाल अगर एयर में बात करें चाहे निर्वात में बात करें, एयर या वैक्यूम में बात करें प्यारे बच्चों, कितना होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, वहीं अगर प्रकाश किस में जाएगा बच्चों, तो वाटर में जाएगा तो ये कितना होगा 2.5 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। वहीं प्रकाश अगर ग्लास में जाएगा तो बाबू शीशा में जाता है तो हो जाता है 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बाबू हमसे क्या पूछा गया है कि जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में यानी शीशे में प्रवेश करेगी तो चाल कम होगा, जब चाल कम होगा तो क्या होगा, तरंग दैर्ध्य कम होगा, यानी क्या होगा, घट जाएगा। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक वर्षीय प्रकाश में एक वर्णी होगा। एक वर्णी प्रकाश के दो कला संबंध, एक वर्णी है ना, एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध तब कहे जाते हैं जब उनके बीच का कलांतर क्या होगा। तो एक वर्णी बाबू प्रकाश का स्रोत कला संबंध तब कहा जाएगा जब उसका कलांतर नियत होगा। तो देखिए कलांतर नियत है बाबू तो कलाएं, यानी क्या कलाएं समान हो या कलांतर नियत हो। आगे बढ़िए कि विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई और व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई होती है। तो देखिए विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई बाबू क्या होती है, एक समान नहीं होती है, कभी कभी बीच में मोटा, किनारों पे पतला, कभी कभी बहुत पतला होता है। लेकिन व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई जो होती है बाबू हमेशा एक समान होती है। तो क्या ये आपस में दोनों समान हुए, तो आप कहेगा ये बिल्कुल समान नहीं हुए, क्योंकि विवर्तन फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती है कभी मोटा, कभी बीच में मोटा, किनारों पे पतला, कभी एकदम पतला हो जाता है। लेकिन व्यतिकरण फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती है वो एक समान होती है। तो वही क्वेश्चन है कि यहाँ पे विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई और व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है, ये कभी भी एक समान नहीं होती है, यानी हमारा क्या होगा बच्चों, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग क्या है। अब देखिए यहाँ पे न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश की चाल सघन माध्यम में ज्यादा होती है और विरल माध्यम में कम होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है बाबू, न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश की जो चाल होती है क्या होती है, सघन माध्यम में ज्यादा होता है। सघन माध्यम किसे कहते हैं, और यहाँ पे क्या कहा था बाबू, सघन माध्यम में इन्होंने कहा था क्या कि ज्यादा होता है। प्रकाश का चाल सघन माध्यम में ज्यादा होता है, जबकि प्रकाश का चाल विरल माध्यम में उन्होंने क्या कहा था बाबू, विरल माध्यम में क्या होता है, कम होता है। अब देखिए विरल माध्यम वे माध्यम होते हैं जिसमें प्रकाश की चाल ऑलरेडी ज्यादा होती है, जैसे वायु, वायु क्या है हमारा विरल माध्यम है, निर्वात हमारा क्या है, विरल माध्यम है। तो बाबू हमने आपको पढ़ा है कि निर्वायु या निर्वात हो, इसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, हमने पढ़ाया था ना, वायु या निर्वात हो इसमें प्रकाश की चाल क्या होती है मेरे बच्चों, तो उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। बोलिए, पढ़ाया था हमने, उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, तो वो उसको हमने क्या कहा, विरल माध्यम। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि सघन माध्यम में ज्यादा होती है। सघन माध्यम किसे कहते हैं, वैसे माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, जैसे कांच हो गया और शीशा हो गया, सॉरी कांच हो गया और वाटर हो गया, तो इसमें प्रकाश की चाल कम होती है। तो इन्होंने उल्टा कहा था कि प्रकाश की चाल वायु में कम होगा जबकि ग्लास में ज्यादा होगा, यानी प्रकाश की चाल सघन माध्यम में ज्यादा और विरल माध्यम में कम। किसके अनुसार, तो बाबू ध्यान में रखना है, ये न्यूटन के अनुसार। किसके अनुसार, न्यूटन के अनुसार ये था। ठीक है, तो बाबू न्यूटन के अनुसार क्या था, एकदम उल्टा था। तो ध्यान में रखना है कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग क्या होता है, वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। सही बात है, वायु की अपेक्षा जल में कम नहीं होता है, वायु तथा जल दोनों में समान नहीं होता है, जल की अपेक्षा निर्वात में अधिक होता है, ये नहीं बाबू, वायु की अपेक्षा क्या होता है, जल में अधिक होता है। ये इन्होंने माना था कि वायु में प्रकाश का चाल कम जबकि जल में प्रकाश का चाल ज्यादा होता है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़िए अगला कि मृग मरीचिका का कारण है, तो वो मृग मरीचिका का कारण हमने आपको बता रखा है कि मृग मरीचिका किसके कारण से होता है। ये मृग मरीचिका आखिर होता क्या है कि जब आप लोग गर्मियों के दिनों में जब आप लोग रोड से जाते होंगे कहीं पे, घर पे जो पिच बना होता है, तो आपको दिख रहा होगा सामने वाले पिच पे क्या लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है, जो कि ये क्या है, एक भ्रम है। चाहे अगर आप रेगिस्तान में जाएंगे तो आपको सामने पानी दिखलाई देगा, लेकिन जब आप वहां पे पहुंचेंगे तो वहां पे पानी नहीं होगा, और यही होता है क्या, मृग मरीचिका। यानी मृग मरीचिका का कारण क्या है,
अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, जो कि आपको याद रखना है। अगला, आसमान का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? आसमान क्यों बाबू नीला दिखाई देता है, बताइए तो। आसमान का रंग नीला दिखाई देने का कारण आखिर है क्या? तो आप क्या कहिएगा, आसमान का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान हमारा नीला दिखाई देता है। आगे बढ़िए कि प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक कौन है? तो बाबू प्रकाश का वर्ण का निर्णायक वही होगा जो बाबू नहीं बदलेगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वेग बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, सब चीज बदल जाता है, लेकिन ये जो आवृत्तियां होती है वो सेम रहती है, आवृत्ति कभी नहीं बदलता है। तो बाबू याद रखना है कि प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक कौन होगा? आवृत्ति होगा, और ये फ्रीक्वेंसी आपको याद रखनी है। आगे कि सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? कि सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? तो सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को कहा जाता है फ्रॉनहोफर रेखाएं। क्या कहा जाता है बच्चों? फ्रॉनहोफर रेखाएं कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है, यानी द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध क्या है? तो आइंस्टीन ने क्या दिया था? E = mc²। ये क्या होता है? द्रव्यमान ऊर्जा के लिए सही होता है बाबू, पूछा गया प्रश्न है 2022 में। आगे कि शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है, तो शुद्ध स्पेक्ट्रम किससे प्राप्त होता है? फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है स्पेक्ट्रोमीटर से, और स्पेक्ट्रोमीटर कौन से ऑप्शन में है? तो हमारा सी ऑप्शन में है, और ये हमारा सही हो गया। चलिए आगे बढ़ जाइए कि द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी, यानी द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा के आविष्कारक कौन थे? ये तो बाबू इतना इजी क्वेश्चन है जो कि हमने आपके थ्योरी में पढ़ाया कि द्वितीय तरंगिकाओं के अवधारणा के आविष्कारक कौन है? तो द्वितीय तरंगिकाओं के अवधारणा के आविष्कारक कौन है? हाइगेंस। हाइगेंस ने प्रकाश को क्या माना था बाबू? अनुदैर्ध्य तरंग माना था, और यही मान के इन्होंने अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, परावर्तन की व्याख्या की थी। लेकिन इन्होंने अनुदैर्ध्य मान के ध्रुवण की घटना की व्याख्या की, तो ये नहीं कर पाए। तो फिर 140 साल बाद फ्रेनल नामक एक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग मान के ध्रुवण की घटना की व्याख्या की, और उसमें वो सफल रहे। इसलिए प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति होने की पुष्टि जो करता है, ध्रुवण करता है। आगे बढ़िए, अगला कि श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त में न्यूनतम विचलन होता है, यानी सबसे कम फैलाव किसका होगा? तो सबसे कम फैलाव होगा जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल का होता है। तो लाल हमारा क्या होगा? लाल का विचलन क्या होगा? एकदम न्यूनतम होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए कि किसी बिंदुत्व स्रोत से परिमित दूरी पर जो तरंगार्घ होगा, तो किसी बिंदुत्व स्रोत से परिमित दूरी पे जो तरंगार्घ होता है वो क्या होता है बच्चों? गोलाकार होता है। क्या होता है? आप क्या कहिएगा? बिंदुत्व स्रोत से परिमित दूरी पे जो तरंगार्घ होता है बच्चों, क्या होता है? गोलाकार होता है। बिंदुत्व स्रोत से परिमित दूरी पे जो तरंगार्घ होता है बच्चों, क्या होता है? गोलाकार होता है। याद रखिएगा, याद रहेगा आपको कहां पे होगा? गोलाकार। और गोलाकार हमारा कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। अगला कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है ना? यानी दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में सबसे ज्यादा अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो आपको पता है सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होगा? लाल का। सबसे कम किसका होगा? बैगनी का। सबसे अगर ज्यादा पूछे तो ज्यादा में आप कहिएगा लाल का, और सबसे कम पूछे तो कम में आप याद रखिएगा बैगनी का। ठीक है, और इसका विचलन ज्यादा होता है। विचलन इसका क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है। विचलन मतलब फैलाव। फैलाव क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा छितराता है ज्यादा। ठीक है, इसीलिए इसको खतरे के संकेत में उपयोग नहीं किया जाता है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? ये बताइए बाबू, 2019 की एग्जाम में आया हुआ है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। बाबू इसमें से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? आप कहिएगा हीरे का। हीरे का कितना होता है? 2.42 होता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, सूर्य का प्रकाश एक स्पेक्ट्रम है, यानी सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या है? यानी सूर्य का जो प्रकाश है उसका स्पेक्ट्रम क्या है? द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इज, तो बाबू ध्यान में रखना है कि सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है क्या है? कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या? एकदम संतत है। ऐसा नहीं है बाबू, ये पूरा का पूरा क्या है? कंटिन्यूअस से संतत होता है। तो संतत आप लोग बिल्कुल राइट आंसर करिएगा। अगला, एक पतले फिल्म के रंग का कारण हो सकता है, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि एक पतले रंग के
बाबू रंगीन दिखाई देने का कारण क्या होता है? साबुन का पानी रंगीन दिखाई देने का कारण होता है। तो आप याद रखिएगा कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है? तो बाबू व्यतिकरण होता है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होगा? व्यतिकरण होगा। व्यतिकरण किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक तरंगे समान दिशा में, है ना, दो या दो से अधिक तरंगे समान दिशा में समान कला की तरंगे समान दिशा में जब अध्यारोपित होती है, मिलती है, तो उसी घटना को हम लोग व्यतिकरण की घटना कहते हैं। अगला कि प्रकाश किस प्रकार के कंपन से बना हुआ है? तो हाइगेंस ने क्या कहा था जी? हाइगेंस ने कहा था कि पूरे ब्रह्मांड में क्या है? ईथर का माध्यम है। याद आया कि पूरे ब्रह्मांड में क्या है? ईथर का माध्यम है ना? ये बोला था ना हाइगेंस ने। यानी क्या होगा? प्रकाश किस प्रकार के कंपन से बनता है? तो ईथर कण। यहाँ पे हाइगेंस ने क्या कहा था कि पूरे ब्रह्मांड में ईथर का माध्यम है, लेकिन इसको काट के हटा दिया गया, ये साबित नहीं कर पाए। आगे बढ़ जाइए। अगला कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होगा? तो हमने क्या कहा? एक पतले फिल्म का रंग का कारण भी व्यतिकरण होता है। साबुन का पानी रंगीन दिखाई देना, यह भी व्यतिकरण की ही घटना होती है। बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है। बाबू यहाँ पे याद रखना है कि बैंड स्पेक्ट्रम किससे मिलता है? तो बाबू याद रखना है, अणुओं से मिलता है। अणुओं से मिलता है, ध्यान रखिएगा। अगला कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाले दो तरंगों के बीच का कलांतर होना चाहिए। तो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु तक पहुंचने वाले दो तरंगों के बीच का कलांतर होना चाहिए। सुने और ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला कि तरंग का पथांतर क्या दिया हुआ? कलांतर दिया हुआ है। बाबू क्या दिया हुआ है? कलांतर। तरंग का कलांतर क्या दिया हुआ है? बाबू फाई दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे पथांतर क्या दिया हुआ है? डेल्टा एक्स। तो बाबू डेल्टा एक्स इजकल टू क्या होता है? तो डेल्टा एक्स इजकल टू क्या होता है? लेमडा बटे में 2 पाई इंटू क्या होता है? कलांतर होता है। क्या होता है? कलांतर होता है ना? यही ना होता है इसका फॉर्मूला कि बाबू डेल्टा एक्स इजकल टू क्या होता है? लेमडा बटे 2 पाई कलांतर। तो यहाँ पे क्या है? डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स इजकल टू है तो इजकल टू, और ये हमारा क्या हो गया? लेमडा बटे में क्या है? 2 पाई है तो 2 पाई इंटू बाबू कलांतर कितना दे रखा है? फाई दे रखा है, तो हम लोग क्या रखेंगे? फाई। तो ये ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है बच्चों? एक बार बताइए। तो ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है? जल्दी जल्दी बताइए। तो डेल्टा एक्स इजकल टू लेमडा बटे 2 पाई फाई। तो लेमडा बटे 2 पाई फाई यहाँ पे है। देखिए सी ऑप्शन हमारा हो गया ना बच्चों? ये याद रखिएगा कि डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है? लेमडा बटे 2 पाई इंटू कलांतर। कलांतर में हमको देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है? फाई दे रखा है, तो कलांतर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? फाई लिखेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला कि इनमें से कौन चयनात्मक अवशोषण द्वारा समतल ध्रुवित, है ना, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करता है? पहली बात कि बाबू जो भी अध्रुवित प्रकाश होता है उसको ध्रुवित करने का कार्य पोलेराइड करता है। पोलेराइड से ही आंसर होगा। और क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी करता है, यानी दोनों करेगा। ए और बी दोनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए कि जब लाल शर्ट पे हरा प्रकाश डालते हैं तो वो कैसा दिखाई देगा? चाहे लाल कलर में आप हरा कलर मिलाएंगे तो वो कैसा कलर बनेगा? तो जब यहाँ पे ध्यान रखना है कि लाल में हरा, मतलब लाल कलर में हरा कलर मिलाएंगे तो वो कौन सा कलर बनेगा? काला कलर बनेगा। या अगर आपसे पूछा जाए कि जब आप लाल शर्ट पे हरा प्रकाश डालेंगे तब भी ये कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ठीक है। आगे बढ़िए कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित नहीं होता है? हमने आपको बताया कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, दूसरे से तीसरे माध्यम में जाए, प्रकाश अपना माध्यम कितना भी चेंज कर ले, वो उसका बाबू वेग चेंज हो सकता है, तरंग दैर्ध्य चेंज हो सकता है, आयाम चेंज हो सकता है, लेकिन जो आवृत्तियां होती है बच्चों वो क्या होती है? हमेशा अचर रहती है। यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो सब चीज बदल जाएगा, लेकिन जो परिवर्तित नहीं होगा वो क्या होगा? आवृत्तियां नहीं बदलती है, तो आवृत्तियां राइट आंसर। चलिए किरचॉफ का द्वितीय नियम है, तो वो किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। और प्रथम नियम आप बताइए? तो प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन की प्रकाश के अनुप्रस्थ रंग प्रकृति को पुष्टि करता है। अब यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो आपके एग्जामों में बना के भेजता है। देखिए क्वेश्चन है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ रंग प्रकृति को पुष्टि करता है। तो प्रकाश के अनुप्रस्थ रंग प्रकृति को पुष्टि कौन करता है? ध्रुवण, ध्रुवण, पोलराइजेशन। ये बाबू प्रकाश को अनुप्रस्थ रंग मान के ही ना फ्रेनल ने किया था 140 वर्ष बाद।
तो बाबू प्रकाश के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि कौन करा? ध्रुवण, क्योंकि बाबू ये अनुदैर्ध्य तरंग मान के नहीं किया जा सकता है ध्रुवण की घटना को, तो इसलिए इसको अनुप्रस्थ तरंग मार के फ्रेनल ने बाबू बाबू क्या किया था? व्याख्या किया था और उसमें वो सफल रहे थे। चलिए, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसका होगा? लाल रंग का होगा, तो लाल राइट आंसर कर दीजिएगा। प्रकाश तरंग होती है, तो बाबू प्रकाश तरंग क्या है? हाइगेंस ने भले माना था कि प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है, लेकिन हाइगेंस के अनुसार गलत था कि प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है ना। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? जब यहाँ पे कोई भी तरंग होता है ना, तरंग संचरण की दिशा में कोई क्या करता है? कंपन करते हुए उसके बाबू क्या लंबवत कंपन करते हुए चलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? क्लियर? अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं एक बार बताइए। क्लियर हो गया? एक बार अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं, जो कि हमने आपको थ्योरी में पढ़ा रखा है, एक बार बताइए तो जल्दी। चलिए आगे बढ़ जाइए कि तरंग व्यतिकरण में होता है, तो वो तरंग व्यतिकरण में क्या होगा? ऊर्जा का क्षय होगा? नहीं बाबू, याद रखना है। तरंग व्यतिकरण में क्या होता है? ऊर्जा को ना तो लाभ होता है ना तो इसका हानि होता है, केवल ऊर्जा का क्या होता है? पुनर्वितरण होता है। पुनर्वितरण होता है यानी क्या होता है? पुनर्वितरण होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला, प्रकाश का व्यतिकरण संभव है, तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तरंगे समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में जब अध्यारोपित होती है, तो यही क्रिया क्या कहलाती है? व्यतिकरण की घटना कहलाती है। यानी दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत होते हैं, नहीं, केवल एक ही मूल के स्रोत होते हैं, और तरंग दैर्ध्य का दोनों तरंग द्वारा ना बाबू, यहाँ पे दो स्वतंत्र तरंगों के भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य द्वारा बाबू, यहाँ पे क्या होगा? एक मिनट, कि केवल एक ही मूल स्रोत के प्रकाश प्राप्त समान तरंग दैर्ध्य के दो कलांतर द्वारा। तो हाँ, यही हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़िए कि प्रकाशीय पथ बराबर होता है, तो अपर्तनांक इंटू पथ के लंबाई के बराबर होता है प्रकाशीय पथ। ठीक है, तो ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होगा बाबू? ये क्या होगा? एन लेमडा अगर है, सुनिएगा, एन लेमडा है तो ये संपोषी व्यतिकरण होगा। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण होगा। लेकिन बाबू विनाशी व्यतिकरण क्या होगा? 2n+1 लेमडा बटे में 2 क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण होगा। विनाशी व्यतिकरण क्या होता है? कि जब दो या दो से अधिक तरंगे समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में अध्यारोपित होती है, तो व्यतिकरण की घटना कहलाती है। लेकिन जिस तरंगों का क्या हो बाबू, याद रखना है कि पहला तरंग ये है और दूसरा तरंग, एक तरंगों का क्या हो बाबू? श्रृंग हो बाबू, ऊपर का क्या हो? एक तरंगों का क्या हो? सबसे पहले बता दीजिए, सरंग हो, और दूसरी तरंगों का क्या हो? एक बार बता दीजिए, गर्त हो। और ये जब दोनों आपस में मिलती है तब इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो बाबू विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। देखिए, दो स्रोतों को काला संबंध तब कहा जाता है जब इसके केवल क्या हो? कलांतर नियत हो। दो कला संबंध स्रोत तब कहे जाते हैं जब उनके बीच का कलांतर नियत हो, तो यहाँ पे क्या होगा? कलांतर नियत हो। चलिए, ब्रूस्टर का नियम हमने क्या कहा था? कि ध्रुवण कोण की स्पर्श जाया यानी क्या हो गया? tan IP। ध्रुवण कोण की स्पर्श जाया पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होती है, जिसे हम लोग ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। म्यू इक्वल टू क्या होगा बच्चों? tan IP होगा। ध्रुवण कोण की स्पर्श जाया पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होती है। अगला, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को पुष्टि करता है, कई बार हो चुका है जी। आगे बढ़िए कि किसी अवरोधक की कोर से प्रकाश का मुड़ना, तो बाबू किसी अवरोधक की कोर से प्रकाश का मुड़ना ही विवर्तन की घटना कहलाती है, तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर। चलिए, तेल की पतली फिल्म या साबुन का पानी रंगीन दिखाई देना, इसका कारण क्या है? ये प्रकाश के किस कारण से होता है? अभी हमने बताया कि तेल की पतली फिल्मों, साबुन का पानी रंगीन दिखाई देना, ये सब सारी क्रियाएं व्यतिकरण की घटना के कारण होती है। तो ऑप्शन कहां पे है बच्चों? तो व्यतिकरण हमारा डी ऑप्शन में है, और डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? 100% राइट आंसर हो गया। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, एक बार आप लोग बताइए कि आप लोगों का 50 में से कितना सही हुआ। जितने भी सारे बच्चे हैं, एक बार फटाफट से कमेंट करिए और बताइए तो कि आपका 50 में से कितना सही हुआ। 50 में से कितना सही हुआ, फटाफट से बताइए आप लोग। और वीडियो को प्लीज बच्चों आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को आप लोग फटाफट से क्या करिए? सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे सभी बच्चे। और मेरा जो ऑपरेशन होने वाला है शायद 20 से लेके 24 के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग हमारे लिए दुआ प्रार्थना सब थोड़ा सा करिएगा कि बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाए और हम स्वस्थ मस्त एकदम लौटें। और आप लोग एक बार वीडियो को प्लीज शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए बच्चों, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।